दोस्तों नमस्कार। जिस युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्था को डामाडोल बना दिया, जिस युद्ध ने दुनिया के एनर्जी क्राइसिस को इतना बड़ा कर दिया कि दुनिया का हर देश इस वक्त भी बेचैन हो, उस युद्ध ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद अमेरिका उस पारंपरिक लीग को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया जो आज तक उसने छोड़ी नहीं थी। और यह कल्पना कभी किसी ने की भी नहीं थी कि दरअसल दुनिया की एनर्जी और दुनिया की इकोनॉमी को लेकर कोई युद्ध इस तरीके से अमेरिका को ही संकट में लाकर खड़ा कर देगा। दरअसल युद्ध के तौर तरीके, ईरान की बरसों की तैयारी और इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर जो सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है, वो सिर्फ इकोनॉमी और एनर्जी का नहीं है, वो नए तरीके के अलाइनमेंट का है। और इस अलाइनमेंट के भीतर दुनिया का हर देश अब अपने लिए जिस रास्ते को बनाने के लिए निकलना चाहता है, उसमें अब उसके सामने पहला सवाल तो यही है, क्या दुनिया में पावर स्ट्रक्चर की धुरी ईरान तो नहीं हो जाएगा? वो ईरान जो शक्तिशाली नहीं था, वो ईरान जिसको इजराइल बार बार धमकाता था, वो इजराइल जो मानकर चल रहा था कि अमेरिका साथ में होगा तो ईरान को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन परिस्थितियां कैसे पलट गई, वह भी तब जब मिसाइल और ड्रोन खत्म हो चुके हैं। इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को लेकर करें और ईरान के कमांडर निकल कर आए और बताएं, अब आप हमारे हथियारों को मत गिनिए, अगर आप सक्षम हैं, ताकतवर हैं, तो आप अपने हथियारों के साथ हमारे मैदान में आ जाइए, हम तैयार खड़े हैं। यह मैसेज कोई छोटा नहीं है, लेकिन इसके बाद की परिस्थितियां और इसके इर्द गिर्द जो दुनिया के रीअलाइनमेंट हो रहे हैं, पहले जरा उसे परख लीजिए, तब आप इसका महत्व कहीं तेजी और सही तरीके से समझ पाएंगे। पहली बार नाटो कंट्रीज बिना अमेरिका के होर्मुज़ रूट खुलवाने के लिए ईरान से बातचीत करेगी। ईरान पहली बार होर्मुज़ रूट को लेकर ओमान को तो साथ खड़ा कर रहा है, लेकिन बाकी जीजीसी के सदस्य यानी जो गल्फ कंट्रीज के बाकी देश हैं, जहां पर वो हमला कर रहा है और जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस है, उनको वो दरकिनार कर रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि आखिर वो खाड़ी देशों में क्यों है। उसके पास तो तेल भरपूर है, उसे अब खाड़ी देशों के तेल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वह तो उनकी सुरक्षा के लिए था। तो क्या अब अमेरिका अपने पांव पीछे खींच रहा है? एक कदम और आगे बढ़िए तो अब ईरान के भीतर किसी पॉलिटिशियंस की नहीं चल रही है। वो पॉलिटिशियन जिसका नाम गाए बगाए कभी पाकिस्तान ने लिया, कभी अमेरिका ने ले लिया और कभी इजराइल ने भी ले लिया, यह कहकर कि बातचीत होगी, यह कहकर रास्ता निकलेगा, यह कहकर यह कट्टरवादी नहीं है, यह लिबरल है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में ईरान के भीतर का एक बड़ा परिवर्तन यह है कि इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड कमोवेश हर निर्णय को ले रहे हैं। यह निर्णय कितने व्यापक और बड़े हैं, यह इससे भी समझा जा सकता है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में क्या प्लानिंग होगी, कौन से जहाज आएंगे नहीं आएंगे, उन जहाजों को रास्ता देने के लिए ईरान की कौन सी नीति होगी, जो दुश्मन देश के साथ खड़े होंगे उनको चिन्हित कैसे करेंगे, जो देश साथ में खड़े होंगे उनको कितनी रियायत दी जाएगी, और बाकी वो देश जो होर्मुज़ रूट खुलवाना चाहते हैं, वो यूरोपीय देश ही क्यों ना हो, उनके साथ किस स्ट्रेटजी के तहत और कैसे चलना है, यह सब कुछ और पूरी प्लानिंग रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी कर रहा है। और शायद इसीलिए बड़ा सवाल है वो फिलीपींस हो या फिर फ्रांस हो, अपने अपने तरीके से दोनों की पहल भी है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने बकायदा 35 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुला ली है, यह कहते हुए अब हम आपस में सबसे बड़ी ताकत पूरी दुनिया के भीतर है, तो क्यों नहीं हम खुद अब बातचीत शुरू करें। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसमें दुनिया के सामने संकट तो व्यापक है, लेकिन उस संकट का समाधान बीते 50-70 सालों में जो हो रहा था उससे अलग रास्ता चुनना या चुनने की दिशा में बढ़ना एकमात्र विकल्प इन सभी देशों के सामने बचा हुआ है।
जरा इस सिलसिले को शुरुआत में ही समझ लें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान से कहा, हम आपको पाषाण काल में पहुंचा देंगे। देर नहीं लगाई गई, ईरान के कमांडर सामने आए। वो दो दो हाथ करने को तैयार हैं और वो कह भी रहे हैं, आप हमारे हथियार नहीं अपने हथियार गिनिए। ये मैसेज क्या है? बात आज उन्हीं की बात से शुरू करते हैं। اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. रेवोल्यूशनरी गार्ड को सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि वह युद्ध की परिस्थिति में ही सक्रिय होता है, लेकिन पहली बार गवर्नेंस को लेकर और खास तौर से इस युद्ध के बीच किन देशों से कैसा संवाद बनाना है या नहीं बनाना है, अब वह भी आईआरजीसी तय करने लगा है। परिस्थितियां तो यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब ईरान के राष्ट्रपति का नाम लेकर यह कहा वो उदारवादी हैं, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति पशकियान जब मुलाकात के लिए मुज्तबा खामनेई के पास गए तो उनकी मुलाकात आईआरजीसी ने यह कहकर नहीं होने दी कि इस दौर में बातचीत बिल्कुल नहीं होगी और बातचीत ईरान के बाहर किसी दूसरे देश के साथ भी नहीं होगी। जो नेशनल पॉलिसी बनेगी उसी नेशनल पॉलिसी के तहत हर किसी को चलना होगा। और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब सामने आए तो उन्होंने होर्मुज़ रूट को लेकर एक पूरा प्लान सामने रखा कि किस तरीके से अब होर्मुज़ रूट पर काम होगा। इन सब के बीच चीन ने भी बड़ी प्रतिक्रिया यह कहकर दे डाली कि दरअसल युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि सैन्य कार्रवाई अमेरिका और इजराइल ने होर्मुज़ रूट को लेकर ही की। और एक कदम आगे बढ़ के मैक्रोन ने यह कह दिया, यानी फ्रांस की तरफ से यह मैसेज आया कि होर्मुज़ रूट अगर सामान्य करना है तो इसके लिए आप सेना भेजकर नहीं कर सकते हैं, दो दो हाथ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त होर्मुज़ रूट में तकरीबन 400 से ज्यादा जो शिप्स हैं वो अटकी पड़ी है। लेकिन इस दौर में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तकरीबन 400 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन 24 घंटों के भीतर दाग दिया गया। एक लिहाज से कह सकते हैं इजराइल के लगभग आधे दर्जन शहर मिसाइलों से इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए कि जमीन पर पाइपलाइन फट गई थी, आसमान की इमारतें गिर रही थी और इन सब के बीच चारों तरफ जो धुआं और आग था वो डराने वाला था। और इतनी मिसाइलें कहां से आई, ये तैयारी कितनी बड़ी और लंबी है, शायद इसका अंदेशा अमेरिका के पास भी नहीं है और इसका अंदेशा अपने तौर पर इजराइल के पास भी नहीं है। इसीलिए पहली बार खुलकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ये कहते हुए नजर आए कि दरअसल नागरिकों ठिकानों पर हमला ईरान कर रहा है और यह सिविल राइट्स के खिलाफ है, यानी मानवाधिकार हक जो मिलता है उसके ये खिलाफ है। हालांकि दुनिया भर से इसको लेकर सवाल यह भी उठे, जो फिलिस्तीन में हुआ, जो गाजा में हुआ, उसके मतलब मायने क्या थे। लेकिन इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ये नहीं समझ पाए कि इतनी बड़ी तादाद में अगर हथियारों की मौजूदगी है तो फिर किस तरीके से मुकाबला होगा। महत्वपूर्ण इसके आगे की कड़ी यह भी है कि जो ट्रंप आज भाषण दे रहे थे उन्होंने 4-5 बातों का जिक्र ही नहीं किया। 15 सूत्री प्रोग्राम कहा गया वो नहीं बता पाए। समृद्ध यूरेनियम के भंडार वापस लेने की मांग पर वो खामोश हो गए। और इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि ईरान के भीतर जो इनरिच यूरेनियम है वो तकरीबन 60% तो है, जिससे 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं और अगर 90% हो गया तो इसकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ट्रंप व्हाइट हाउस से अपने भाषण में बहुत कुछ कह गए, लेकिन इन सब के बीच इजराइल की भूमिका क्या होगी इस पर भी उन्होंने खामोशी बरती और होर्मुज़ पर कोई ठोस और तय रुख नहीं दे पाए। जो इससे पहले वो कह रहे थे कि हम सुरक्षा देंगे, फिर उन्होंने कहा हम रास्ता निकाल लेंगे और फिर उन्होंने कहा अब जिन्हें तेल चाहिए वो खुद जाएं।
यानी एकदम नई परिस्थितियों के बीच यह नया सवाल खड़ा हो गया, क्या अमेरिका अब धीरे धीरे खाड़ी देश से भी अपने आप को सिमटा लेगा, क्योंकि ईरान होर्मुज़ रूट या तेल की आवाजाही या खाड़ी देशों के भीतर मौजूद तेल उनका बिजनेस, अगर सब कुछ इस रास्ते तय होना है और अमेरिका क्या वाकई ये कहने की स्थिति में आ गया है कि हम अपना सब कुछ खाड़ी देशों से समेट लेंगे? ध्यान दीजिए, एक हल्का सा हिंट, पहली बार ट्रंप ने अपने भाषण में यह कहकर दिया, हमारे पास ऑयल रिजर्व बहुत है, हमें अब मिडिल ईस्ट के ऑयल की जरूरत नहीं है, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम तो उन्हें सुरक्षा दे रहे थे, इसीलिए हम वहां पर थे। सुन लीजिए पहले। The second largest reserves on earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have. तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ बात कर रहे हैं, यानी बातों के अलावे उनके पास कुछ भी नहीं है? क्योंकि वाकई इस दौर में मिडिल ईस्ट एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन गया और स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की वो दुखती रग भी हो गया। वो मुश्किल इजराइल के सामने भी आ गई और खाड़ी देशों के सामने यह संकट आ गया। उन्होंने एक लिहाज से ईरान के खिलाफ रुख अपनाया। दूसरी तरफ ओमान ने शांति बरती, वही ओमान जो एक दौर में मध्यस्थता कर रहा था ईरान और अमेरिका के बीच। इसीलिए विदेश मंत्रालय ईरान का जो था, उसने बहुत खुले तौर पर कहा कि अब ओमान के साथ मिलकर ही होर्मुज़ रूट तय होगा। और यह बड़ा मैसेज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच भी है। लेकिन उसके आगे निकलकर ईरान के विदेश मंत्रालय ने जब खुले तौर पर यह कह दिया कि अब ईरान जंग, बातचीत और सीज फायर के बार बार दोहराए जाने वाले चक्र में नहीं फंसेगा और मौजूदा संघर्ष में ईरान ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए यह कैसे विनाशकारी होगा, इसका इंतजार अमेरिका को अब नहीं करना पड़ेगा, तो यह मैसेज अपने आप में बड़ा हो गया। अमेरिका यह भी जान रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में हथियारों की मौजूदगी है, चीन का साथ है, रशिया की स्ट्रेटेजिकली मदद है, तो यह मैसेज अमेरिका के लिए क्या इस पूरे चक्रव्यूह में फंसने सरीखा है और सिर्फ बात के जरिए इजराइल के आसरे इस युद्ध को बनाए रखा जाए? क्योंकि इन सब के बीच ईरान के कमांडर ने तो यह भी कहा कि हम हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं, किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अमेरिका के सैनिकों की हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और बाकायदा निर्देश सैनिकों के लिए जारी किए आईआरजीसी ने, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, कि दुश्मन की रणनीति समझकर पहले से जवाबी योजना तैयार रखनी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। यह मैसेज दरअसल उस युद्ध की स्ट्रेटजी का है जिस युद्ध का दायरा धीरे धीरे दुनिया को अपनी गिरफ्त में अब इसलिए ले रहा है क्योंकि जो युद्ध लड़ रहे थे वो अलग थलग है। युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया का युद्ध के प्लेयर से अब कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन इस युद्ध को लेकर जो लकीर ईरान के मद्देनजर खींची गई थी, अब हर वो देश उस लकीर को मिटाना चाह रहा है। और यही वजह है कि फ्रांस ने अपने तरीके से अगर कहा युद्ध या सेना भेजकर होर्मुज़ रूट साफ नहीं किया जा सकता है, तो फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने खुले तौर पर कहा, मैंने तमाम देश, जो 35 देश हैं नाटो कंट्रीज के साथ, उनके विदेश मंत्रियों की बैठक बुला ली है। और यह अपने आप में हिस्टोरिकली इसलिए होगा क्योंकि अपने पहले अमेरिका उसकी अगुवाई करता था, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं रही। और इस परिस्थिति का मतलब बहुत साफ है कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रभावी सैन्य संगठन बिना अमेरिका के खड़ा है और जो होर्मुज़ रूट को क्लियर कराने के लिए ईरान से बातचीत करेगा। सुनिए उनकी बात। To that end, we're exploring each and every diplomatic avenue that is available to us. The Foreign Secretary and the Chancellor have met their counterparts in the G7. The Defence Secretary has been in the Middle East speaking to our partners. And the UK has now brought together 35 nations around our statement of intent to push as one for maritime security across the Gulf.
And today I can announce that later this week, the Foreign Secretary will host a meeting that brings those nations together for the first time, where we will assess all viable diplomatic and political measures that we can take to restore freedom of navigation, guarantee the safety of trapped ships and seafarers. स्टैमर यूं ही इन बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं और पूरा नाटो एक साथ सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो ये मानकर चल रहा था कि यह युद्ध उनका नहीं है। दरअसल इस दौर में जो आर्थिक परिस्थितियां और जो लोगों के रहन सहन और उनके सामने आने वाले संकट को लेकर जो बेचैनी विकसित देशों के सामने खड़ी है, नाटो कंट्रीज के सामने खड़ी है, वो G7 हो या G20 हो, तमाम जगहों पर प्रतिनिधियों की आवाजाही शुरू हो गई है। यानी ध्यान दीजिए, ये पहली बार है कि अमेरिका माइनस दुनिया के तमाम विकसित देश एक साथ होकर एक स्ट्रेटजी डिप्लोमेसी के तहत बना रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका जो युद्ध लड़ रहा है और दुनिया के सुपर पावर के तौर पर उसने अपनी पहचान बनाई हुई है, उसने इराक में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एक चेतावनी जारी कर दी कि अगले 24 से 48 घंटों में उन पर अटैक हो सकता है, तो हर हाल में वह बगदाद तो छोड़ ही दे और हो तो पूरे इराक से बाहर आ जाए। यानी ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें डिप्लोमेसी ट्रंप के साथ नहीं खड़ी है, हथियार ट्रंप के साथ हैं, लेकिन हथियारों को चुनौती देने के लिए ईरान के हथियारों के सामने मुश्किल आन पड़ी है। इजराइल, जिसकी अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ हथियार और युद्ध की ताकत रही, स्ट्रेटजिकली अमेरिका के साथ खड़े होने पर भी वह फेल नजर आने लगी है। और इन दोनों की छांव में जो अभी तक मिडिल ईस्ट के देश थे, वो जो सोच रहे थे, जब वो हाल तेल अवीव का देख रहे हैं, हाइफा का देख रहे हैं, तो वो परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये स्थिति ईरान ने जिस तेजी के साथ बीते 24 घंटों में उस दौर में हमले इजराइल के भीतर किए, जिस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति पाषाण युग में पहुंचाने का जिक्र ईरान को लेकर कर रहे थे और इतनी मिसाइलें इस दौर में इजराइल पर दागी गई। एक क्षण के लिए इन तस्वीरों को देखिए जो इजराइल की तस्वीरें हैं। यानी ध्यान दीजिए, तो इजराइल को छोड़कर दुनिया का दूसरा कोई देश ऐसा नहीं है जो सीधे युद्ध से जुड़ा हुआ हो। अमेरिका जुड़ा है, लेकिन अमेरिका तक अभी ईरान की पहुंच पकड़ हो नहीं पाई है कि उस देश में जाकर वह हमला कर दे या मिसाइल यहां से दाग दे जो वाशिंगटन या न्यूयॉर्क तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप कहीं ना कहीं टारगेट पे आ सकता है। यह मैसेज डियागो गार्सिया के वक्त से ही निकला, जब 4000 किलोमीटर के रेंज वाली मिसाइल को ईरान ने दागा था। लेकिन सवाल यह है कि इस दौर में अगर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से हर देश गुजर रहा है, तो एक क्षण के लिए होर्मुज़ रूट, जहां से जहाजों को गुजरना है, एक दो नहीं 400 से ज्यादा जहाज वहां अटके पड़े हैं। और सिर्फ अगर वेस्टर्न कंट्रीज का जिक्र करें तो उनके लगभग 145 से ज्यादा जहाज यहां अटके पड़े हैं। एक क्षण के लिए तस्वीरों को देखिए, वो तस्वीर जो होर्मुज़ रूट से, जो समुद्रों में इर्द गिर्द कंटेनर लेकर जहाज खड़े पड़े हैं और युद्ध जब से शुरू हुआ है तभी से वो वहां पर अटके पड़े हैं। दरअसल इन अटके पड़े जहाजों में कोई अमेरिका का जहाज नहीं है जो कंटेनर लेकर वहां खड़ा हो, कोई इजराइल का जहाज भी नहीं है जो कंटेनर के साथ खड़ा हो। यहां पर जो जहाज है उसकी मौजूदगी अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ है, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड
इनके भी जहाज यहां अटके पड़े हैं जो कंटेनर के साथ खड़े हुए हैं। बड़ी तादाद में चीन के भी जहाज हैं, बड़ी तादाद में यहां पर मिडिल ईस्ट से जुड़े देशों के जहाज हैं। और उनके लिए मुश्किल सबब यह है कि उनका पूरा बिजनेस उसी इकोनॉमी पर टिका है जो जहाजों में लदा हुआ है। और शायद इसीलिए दुनिया के सामने अब 5 सवाल बड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो यही है, दुश्मन देश या दुश्मन देश के साथ खड़े देशों के जहाजों की आवाजाही नहीं होने देंगे, इस पर पार्लियामेंट में ईरान की मुहर लग गई। आईआरजीसी ने कहा हमने तमाम तैनाती कर ली है हथियारों के साथ, ऐसे किसी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। तो वो जहाज कितने हैं? और दुश्मन के साथ खड़े देशों को अगर आप कतारबद्ध कीजिएगा तो उसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही आएंगी जहां पर अमेरिकी मिलिट्री बेस है। तो दूसरा सवाल, क्या अमेरिकी मिलिट्री बेस अब धीरे धीरे खाड़ी देशों से खिसक जाएगा, या खाड़ी देश अपनी इकोनॉमी के आसरे अब मिलिट्री की जरूरत उन्हें नहीं है और नए तरीके से पूरा अलाइनमेंट इस क्षेत्र में होने वाला है, उसके संकेत हैं? तीसरा सवाल, जापान में सबसे ज्यादा तेल इस रूट से गुजर के जाता है जो लगभग 90% है, 90% है। चीन के पास जो तेल जाता है वो होर्मुज़ रूट से जाता है तकरीबन 55%। ऑस्ट्रेलिया के पास जो जाता है वो लगभग 30-35% जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों के साथ साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके पास जो तेल जाता है वो अगर औसत सब देशों का निकालिएगा तो वह भी 30% प्लस में आ जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही है, हर देश अपने अपने लेवल पे समझौता करने को तैयार है। पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या नाटो एकजुट होकर 35 देशों के साथ जिसका प्रयास स्टैमर कर रहे हैं वो उस दिशा में जाने को तैयार है, यानी माइनस अमेरिका की एक सिचुएशन है। चौथा सवाल, खुद अपने तौर पर अगर होर्मुज़ रूट को लेकर भविष्य की रणनीति ईरान बना रहा है तो क्या पहली बार ईरान पश्चिम एशिया के भीतर खाड़ी देशों समेत उस स्ट्रेटजी को भी लागू करा पाने में सक्षम होगा जिसकी एक वक्त सोच मिस्र की रही, तुर्की की रही, और उस पूरे इलाके के भीतर जो इस्लामिक कंट्रीज है इनको लेकर जो उसकी सोच रही, क्या वो उस दिशा में बढ़ सकता है और एक नए पावर सेंटर के तौर पर या पावर सेंटर की धुरी बनकर ईरान इसके बाद खड़ा हो जाएगा? यह सवाल का जवाब दरअसल 5वें सवाल से जुड़ा हुआ है जहां पर सवाल इजराइल का है। इजराइल का विस्तार, इजराइल का ग्रेट, इजराइल की सोच, अमेरिका के साथ मिलने वाला पैसा, अमेरिका के साथ खड़े होकर युद्ध लड़ने की परिस्थितियां, अमेरिका के लिए एशियाई देशों में रास्ता बनाने की सोच, खाड़ी देशों के भीतर पहरा करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से, यह सब कुछ एक झटके में कहें तो इसको अगर आप फेंट दीजिएगा तो आपकी हथेली में इस वक्त इस युद्ध की वो परिस्थिति उभरेगी जिसमें अमेरिका इस युद्ध से बाहर कैसे निकले और बाहर निकलने के बदले वो और कैसे इसमें फंसता जा रहा है। वो मैसेज आज सुबह का ही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का भाषण खत्म हुआ, उसके बाद का है। उससे आगे का सवाल यह है कि दुनिया की वो ताकतें जिनके पास पूंजी है और वो ताकतें जिनके पास एनर्जी और वो बैलेंस करना चाहते हैं, उस इकोनॉमी को, जिस इकोनॉमी को अभी तक अमेरिका बैलेंस करके चल रहा था, उसमें एक व्यापक शिफ्ट नजर तो नहीं आएगा। और शायद यही वो परिस्थिति है जिस दायरे में पहली बार अमेरिका इसलिए दंग है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था इतने लंबे युद्ध के बाद भी हथियारों की खेप ईरान के बंकरों से निकलती जाएगी और मिसाइलों की शक्ल में उसके सहयोगी इजराइल पर और खाड़ी देशों को वो निशाने पर लेती चली जाएगी। और इसके साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी का वो ढांचा कानूनी तौर पर खड़ा करने लगेगा जिसके साथ समझौता कल तक जो उसके साथ थे वह देश करने को मजबूर हो जाएंगे। यह रास्ता अमेरिका को रास इस वक्त तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस रास्ते के अलावे अमेरिका के पास कहने के लिए अभी कुछ है भी नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं और ट्रंप का विरोध पहली बार अमेरिका के भीतर जितनी बड़ी तादाद में हुआ वह भी दुनिया के लिए हैरत करने वाला रहा। तो संकट में कौन, रास्ता निकलेगा कैसे और यह युद्ध की स्थिति कितने लंबी खींचेगी कोई नहीं जानता है। संकट गहराएगा, यह सच है, लेकिन इस संकट से रास्ता निकाल पाएगा अमेरिका, शायद ये अब सच लगता नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।